नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नादिर शाह के आक्रमण के विषय में। नादिर शाह जो कि फारस का शासक था, इसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय मुगल वंश का शासक मोहम्मद शाह रंगीला ये शासन कर रहा था। तो नादिर शाह ने दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा और यहाँ से जो है बहुत सारा धन संपत्ति अपने साथ लेकर के गया, जिसमें से प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा, तख्त ताउस ये सब भी शामिल था। तो देखेंगे इस वीडियो में हम लोग नादिर शाह के आक्रमण को, उस समय भारत की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से नादिर शाह आक्रमण भारत आता है, क्या कुछ घटनाएं घटित होती है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, नादिर शाह का आक्रमण। तो पहला चीज आप लोगों को याद रखना है कि नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था। तो 1739 में फारस का शासक था और इस समय भारत का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, मतलब ये मुगल बादशाह था जिसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। तो नादिर शाह के आक्रमण से पहले हमारे भारत की क्या स्थिति थी, मतलब जिस समय नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 में, तो उस समय हमारे भारत की क्या स्थिति थी। तो जैसा कि हमारे भारत में उस समय मुगल शासन कर रहे थे और मुगलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। 1707 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद से मुगल साम्राज्य निरंतर विघटित होना शुरू हो जाता है। तो जब तक औरंगजेब था और उससे पहले जो दूसरे मुगल शासक थे, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भारत में मुगल साम्राज्य था, मतलब कब स्थापित हुआ था मुगल साम्राज्य, 1526 में बाबर ने अटैक किया भारत पर। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। इनके समय तक भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। भारत में जो है अतुल धन संपदा एकत्रित हो चुका था। लेकिन औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद जो है पतन शुरू हो जाता है और इस चीज से नादिर शाह भी भली भांति परिचित था। तो वो जो है मौके का फायदा उठाता है, भारत में अटैक करता है और लूटपाट करके बहुत कुछ लेकर के चल देता है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं कि नादिर शाह उसने जिस रास्ते से भारत पर आक्रमण किया, मतलब पश्चिमोत्तर भारत से। मैं आपको यहाँ एक नक्शा दिखाना चाहूँगा। ये भारत अपना मतलब एशिया का एक नक्शा है, मतलब भारत को इसमें दिखाया गया, ये भारत है और ये जो है ना, ये वाला पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और ये वाला ईरान है। तो यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ दिल्ली है भारत की राजधानी, या फिर कहें मुगलों की राजधानी, और ईरान कहाँ पर है, ये। तो इस समय जो है भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। सन 1526 में जो बाबर है वो भी लगभग इसी रास्ते से आया था। ये वाला जो एरिया है पश्चिमोत्तर भारत के नाम से जाना जाता है और अधिकांशतः जो आक्रमण हुए हैं, बाह्य आक्रमण भारत में इसी रास्ते से हुए हैं। तो इस रास्ते की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक थी। तो औरंगजेब और उसके पहले के शासक, उन्होंने इस क्षेत्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे थे, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो। औरंगजेब जब मरा 1707 में, तो उस समय तक स्थिति ठीक थी। औरंगजेब ने अपने पुत्र बहादुर शाह, जो कि औरंगजेब के बाद बादशाह बनता है, उसको पश्चिमोत्तर भारत का प्रशासक नियुक्त कर रखा था। और औरंगजेब ने पश्चिमोत्तर भारत, मतलब कि ये पूरा जो यहाँ जो अफगानिस्तान दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान, ये जो काबुल दिख रहा है, ये भी मुगलों के अधिकार में था, काबुल भी। और यहाँ कहीं कंधार होना चाहिए, वो मुगलों के हाथ से निकल गया था शाहजहां के समय तक। लेकिन औरंगजेब और उसके बाद के शासकों तक, यहाँ तक कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय तक भी जो काबुल है वो मुगलों के अधिकार में था। लेकिन औरंगजेब के समय तक जो सूचना तंत्र है, मतलब यहाँ काबुल है और ये आपका दिल्ली है, तो इसके बीच जो सूचना तंत्र है, मतलब कि कोई भी संदेश है किस तरह से पहुंचेगा, तो औरंगजेब ने इस चीज की अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। कोई भी खबर, कोई भी सूचना, कोई भी आदेश शीघ्र दिल्ली से काबुल और काबुल से दिल्ली भेजी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ये जो व्यवस्था है चरमराने लगती है, क्योंकि जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी होता है बहादुर शाह, वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। वो चूंकि यहाँ का प्रशासक होता है बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह प्रथम अपने पिता के समय में। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है औरंगजेब की, तो वो जो है दिल्ली आ जाता है बादशाह बनने के लिए और यहाँ पर जो है वो कोई विशेष ध्यान
नहीं देता है। तो जो सूचना तंत्र है वो चरमराने लगती है, कोई भी खबर जो है काबुल से दिल्ली सही समय पर नहीं पहुंच पाती है और दिल्ली से भी कोई आदेश काबुल सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा जो काबुल अफगानिस्तान में जो मुगल सेना तैनात होती है उनका वेतन भी समय से नहीं दिया जाता है, मतलब कि जो सैनिक है वो भी, उनमें भी असंतोष बढ़ने लगता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ना, जो पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ पर कई सारे कबीले रहा करते थे अकबर के समय भी, मतलब पहले से ही, और ये काफ़ी परेशान करते थे इस तरफ से आने जाने वाले लोगों को भी। तो जो मुगल शासक थे, चाहे वो औरंगजेब हो या उससे पहले के शासक हो, वो यहाँ के उन कबीलों को, उन जनजातीय कबीलों को धन दे करके, पैसा दे करके उनको शांत रखते थे कि हम जो है तुमको वित्तीय सहायता देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, तुम जो है शांत रहना, किसी के ऊपर अटैक नहीं करना। तो अब उनको बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है तो वो लोग किसी के ऊपर क्यों अटैक करेंगे। तो ये चीज भी जो है औरंगजेब के बाद बंद हो गई, मतलब कि इन जनजातीय कबीलों के लिए जो पैसा जाता था वो जो है अधिकारीगण खा जाते थे। अब ये जो जनजातीय कबीले हैं ये भी सर उठाना शुरू कर देते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो पश्चिमोत्तर भारत है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। देखिए 1526 में बाबर ने अपना क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना की, वो इसी रास्ते से आया था भारत में। उसके ठीक 213 साल बाद नादिर शाह आता है, इसी रास्ते से। क्यों आता है अभी मैंने बताया कारण, क्योंकि सूचना तंत्र, सैन्य व्यवस्था, वो सारा कुछ चरमरा गया था और जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसको कोई फिक्र नहीं था। इसको इसीलिए रंगीला बोला जाता था। देखिए जो मोहम्मद शाह था ना, वो रंगीन तबीयत का व्यक्ति था, एकदम रंगीन मिजाज का था, नाच गाना वैश्या उन्हीं के चक्कर में वो पड़ा रहता था। उसको शासन प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, पश्चिमोत्तर भारत में क्या हो रहा है। यहाँ तक कि नादिर शाह जब वो भारत की ओर बढ़ रहा था तो उसको बार बार सूचित किया जाता था, फिर भी उसको मतलब उतना फर्क नहीं पड़ता था। तो ये उस समय लगभग भारत की स्थिति थी। अच्छा अंदर की अगर हम लोग बात करें, हमने तो पश्चिमोत्तर भारत को देख लिया, अंदर क्या स्थिति था। तो ये जो है ना नीचे वाला जो भाग है, तो इस तरफ मराठे वो काफ़ी शक्तिशाली हो रहे थे और इस तरफ हैदराबाद में जो निजामुल मुल्क है वो उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। इस तरफ अवध वो भी लगभग स्वतंत्र हो चुका था और इधर बंगाल ये भी स्वतंत्र हो चुका था। इधर गुजरात हो गया और मालवा हो गया। ये जो है ना मराठे बार बार यहाँ पर आक्रमण करते थे और यहाँ पर जो राजपूत थे वो भी लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो मुगल हैं वो बाहर से आने वाले किसी भी आक्रमणकारी को रोक पाने में असमर्थ थे। तो ऐसी कुछ स्थिति थी भारत की। अब बात करते हैं थोड़ा सा नादिर शाह के विषय में। नादिर शाह कौन था? तो देखिए नादिर शाह के संबंध में कहा जाता है कि ये मतलब किसी राजा का बेटा नहीं था, किसी बादशाह शासक का बेटा नहीं था, एकदम सामान्य व्यक्ति का बेटा था। इसका जो पिता था वो ऐसे ही मजदूर था बताया जाता है। और नादिर शाह ने भी अपने शुरुआती समय में मजदूरी किया, खेती बाड़ी किया, लकड़ियां बेचा, यहाँ तक कि चोरी डकैती जैसा काम भी ये करता था नादिर शाह जीवन यापन के लिए। लगभग 1688 में इसका जन्म हुआ था नादिर शाह का। वही ये खुरासान कहीं पर इसका जन्म हुआ था 1688 में। लेकिन जब फारस में अफगानियों का आक्रमण होता है, देखिए अफगानियों का आक्रमण मैंने बोला तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो काबुल वाला जो क्षेत्र है ना ये मुगलों के अधिकार में था, लेकिन जो कंधार है ये फारसियों के अधिकार में था और जो कुछ क्षेत्र है वो स्वतंत्र थे। मतलब कि जो काबुल के जो जनजातियां थे वो लोग स्वतंत्र थे, तो वो लोग जो है इधर उधर अटैक करते थे। तो वो जो है अफगानी वो जो है फारस के ऊपर अटैक कर देते हैं भयंकर तरीके से, और जो कंधार जो कि फारस के अधिकार में होता है उस पर अधिकार कर लेते हैं। और इस समय ना जिस समय का ये बात है उस समय फारस में सफवी या फिर सफविद बोला जाता है इसको, सफवी या सफविद शासकों का शासन था फारस में। तो यहाँ का जो शासक होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। और इसी समय ना जिस समय अफगानी फारस पर आक्रमण करते हैं, जिस समय सफवी शासक शासन कर रहे होते हैं, तो जो नादिर शाह है ये सेना में भर्ती होता है और अदम्य साहस का परिचय देता है। जो अफगानी है उनको परास्त करता है और अपने योग्यता के बल पर धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देता है। और जो सफवी शासक होता है फारस का वो भी देखता है नादिर शाह को बड़ा मतलब योग्य व्यक्ति है, तो उसको जो है प्रमोट करते जाता है। और नादिर शाह के कारण ही अफगानियों के आतंक से फारस मुक्त होता है। देखिए फारस में जो है अफगानियों का ही आक्रमण का भय नहीं था, इसके अलावा जो तुर्क है, इसके अलावा जो रूस है उसके भी आक्रमण का भय था, रूस रसिया यूरोप वाला, तो वो भी जो है नजरे गड़ाए हुए था। तो जो नादिर शाह है कहीं ना कहीं फारस को सुरक्षित करता है और ये चीज जो है फारस के शासक को भी पसंद आता है। यहां तक कहा जाता है कि जो फारस का शासक था उसने नादिर शाह को अपना आधा साम्राज्य दे रखा था और उसमें उसको सिक्के ढालने, खुतवा पढ़वाने, पूरा शासन करने का भी अधिकार दे रखा था।
किसको? नादिर शाह को। इसी बीच सन 1736 में जो फारस का शासक है उसकी हो जाती है डेथ, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, वारिस नहीं होता है। ऐसे में जो नादिर शाह है यही बचता है, क्योंकि नादिर शाह फारस के शासक का खास होता है, तो दूसरा कोई मतलब जो उसके मंत्रीगण भी होते होंगे फारस के शासक का, वो भी मतलब इसके पक्ष में हो जाते हैं। और नादिर शाह जो है 1736 में फारस का स्वतंत्र शासक बन जाता है, और ये जो सफवी वंश है उसका अंत हो जाता है। तो 1736 में नादिर शाह शासक बनता है, और धीरे धीरे वो जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देता है। अब उसका जो सबसे पहला प्राथमिकता होता है अफगानियों से बदला लेना। जो अफगानी है ना, ये जो अफगानी जो जिन्होंने कंधार को जीत लिया है और निरंतर फारस के पीछे पड़े हुए हैं, उनको सबक सिखाना। इसके अलावा जो नादिर शाह है उसका जो नज़र है वो भारत पर भी होता है, क्योंकि उसको पता है भारत सोने की चिड़िया है, भारत में अतुल संपदा भरा पड़ा है, और उसको जो है भारत की स्थिति के संदर्भ में भी भारत की स्थिति के विषय में भी जानकारी है कि भारत जो है इस समय वहाँ का जो शासक है उतना योग्य नहीं है, उस पर आसानी से आक्रमण करके उस पर फतह हासिल की जा सकती है। तो इस चीज़ को भी जानता था नादिर शाह। तो अब नादिर शाह जो है कारण की खोज करने लगा। अब इसी बीच क्या होता है कि जो नादिर शाह है वो दिल्ली, मतलब कि यहाँ पर जो मोहम्मद शाह होता है उसके साथ एक समझौता करता है कि मेरे जो भी शत्रु होंगे, मतलब कि अफगानी, उनको तुम जो है अपने साम्राज्य में शरण नहीं दोगे, तुम्हारे क्षेत्र में आएगा। तो जो मोहम्मद शाह है हामी भर देता है, ठीक है। और इस टाइप का जो समझौता है ना पहले भी होता था भारत और मुगलों मतलब फारस ईरान, जो ईरान को ही फारस बोला जाता था उस समय, फारस और भारत के बीच जो है ना पहले भी इस टाइप का समझौते होते रहता था। दोनों ने जो है ना इस क्षेत्र को अपना क्या कहते हैं सीमा मान लिया था, मतलब फारस वाले इधर नहीं जाएंगे और भारत वाले उधर नहीं जाएंगे, इस टाइप से मुगल और फारसियों के बीच समझौता हो चुका था पहले ही। तो जो मोहम्मद शाह है वो भी समझौता कर लेता है, ठीक है तुम्हारा कोई भी शत्रु हमारे यहाँ आएगा हम उसको जो है तुमको दे देंगे। तो ठीक है, मतलब जो नादिर शाह है वो भी खुश हो जाता है। अब नादिर शाह जो है कंधार पर आक्रमण करता है, जिसको अफगानियों ने जीत रखा है, तो कंधार से जो है अफगानी भाग जाते हैं और फारस का अधिकार हो जाता है कंधार पर। और जो अफगानी है वो भाग करके काबुल में शरण लेते हैं। काबुल मतलब कि ये मुगलों के अधिकार में, काबुल भारत में शरण ले लेते हैं। अब जो है जो फारस के जो सैनिक होते हैं वो भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि फारस और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी कि हमारे शत्रु तुम्हारे तरफ आएंगे तो तुम हमको लौटा दोगे। तो जो सैनिक होते हैं फारस के, जो सैनिक होते हैं, नादिर शाह के जो सैनिक होते हैं, वो भारतीय सीमा में, मुगल सीमा में प्रवेश नहीं करते हैं। अब फिर जो है संदेश भिजवाया जाता है मुगलों के पास कि हमारे जो शत्रु तुम्हारे यहाँ छुपे हैं उनको वापस कर दो। तो अब क्या होता है, जो दूत भेजा जाता है नादिर शाह की तरफ से मुगल साम्राज्य में, लेकिन इस दूत का जो है हत्या कर दिया जाता है। और जो मोहम्मद शाह है वो बिल्कुल मना कर देता है कि ये जो लोग हमारे यहाँ शरण लिए हैं ये हमारे मेहमान हैं, हम किसी भी हालत में इनको आपको नहीं सौंप सकते, और दूत की भी हत्या करवा दी जाती है। अब जो है नादिर शाह का माथा मतलब नादिर शाह जो है बिल्कुल बौखला जाता है वो, और वो तो कारण खोज भी रहा था, किसी कारण से भारत पर आक्रमण करने का मौका मिले, तो वो बोलता है ठीक है मत दो, अब मैं आ रहा हूं। तो ये कारण था, इसको ध्यान रखिएगा। तो दूत भेजा गया, दूत की हत्या कर दी गई, और मोहम्मद शाह ने भी मना कर दिया हम तुम्हारे शत्रुओं को नहीं लौटाएंगे। तो ये जो है मोहम्मद मतलब नादिर शाह को कारण मिल गया भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो अब जो है वो अपनी सेना लेकर के मुगल साम्राज्य अर्थात भारत पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। तो वो उसने कंधार को जीत लिया है। कंधार पहले से ही फारसियों के पास था, लेकिन अफगानियों ने उसको जीता था, फिर से नादिर शाह ने कंधार को जीत लिया। तो 11 जून 1739 में नादिर शाह गजनी में प्रवेश करता है, उसको अपने अधिकार में ले लेता है। इसके बाद 29 जून सन 1738 में काबुल पर अधिकार कर लेता है। काबुल जो कि मुगल साम्राज्य का अभी भी अंग था, तो वहाँ पर अब वो जो है अधिकार कर लेता है। और काबुल का जो गवर्नर होता है ना, मुगल गवर्नर, वो घुटने टेक देता है, मतलब किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं करता है, अपना नादिर शाह के समक्ष वो समर्पण कर देता है। और नादिर शाह बाद में उसको फिर अपने मातहत काबुल और पश्चिमोत्तर क्षेत्र का गवर्नर भी नियुक्त कर देता है। इसके बाद
काबुल के बाद वो फिर आगे बढ़ता है, काबुल पर तो अधिकार हो गया नादिर शाह का, आगे बढ़ता है अटक, पाकिस्तान में एक स्थान है अटक, ध्यान रखना। तो अटक के निकट नादिर शाह सिंधु नदी को पार करता है, अटक के पास से वो जो है सिंधु नदी को पार करता है, मतलब कि बिल्कुल वो भारत के सीमा में प्रवेश कर जाता है। देखिए जो काबुल है वो मुगलों के अधिकार में था, मुगलों के अधिकार में तो था ही था, लेकिन जो सिंधु नदी है कहीं ना कहीं उसको भारत की सीमा माना जाता था। तो सिंधु नदी को वो पार कर लिया, मतलब कि भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया और सरलता से उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। जो लाहौर का जो गवर्नर होता है वो बिल्कुल नादिर शाह से डर जाता है और समझदारी दिखाते हुए नादिर शाह के समक्ष समर्पण कर देता है और नादिर शाह को 20 लाख रुपए देने का वादा करता है, मतलब देता है और बोलता है कि यहाँ कोई कत्लेआम मत करो, 20 लाख रुपए दो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सामने झुक रहे हैं और तुम यहाँ कत्लेआम मत करो। क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं इससे लड़ूंगा भिड़ूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा, ये जो है पूरे नगर में कत्लेआम कर देगा, सबको मार काट देगा। तो 20 लाख रुपए दे देता है उसको और शांत कर देता है, तो भी खुश हो जाता है, ठीक है 20 लाख रुपए मिल गया। तो लाहौर पर भी नादिर शाह का कब्जा हो जाता है। इसके बाद नादिर शाह जो है आगे बढ़ता है। देखो लाहौर पहुंच गया मतलब क्या, अमृतसर, पंजाब, फिर तो दिल्ली, तो वो जो है अब जो है भारत की ओर मतलब दिल्ली की ओर बढ़ जाता है। अब इधर मतलब कि दिल्ली में जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो क्या कर रहा था, तो मोहम्मद शाह को निरंतर ये खबर मिल रही थी कि अब जो है नादिर शाह कंधार पहुंच गया है, गजनी पहुंच गया है, काबुल पहुंच गया है, लाहौर पर भी कब्जा हो गया है। लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसको जो है उतनी चिंता नहीं थी, मतलब अभी तो मतलब देर है, आने तो इस टाइप से। तो जैसे ही लाहौर पर कब्जा हो जाता है तो थोड़ा उसके बाद उसको जो है मतलब एक प्रकार से धुकधुकाने लगता है कि इतना जल्दी पहुंच गया इस टाइप से। तो अब वो जो है बिल्कुल अपना जो भी सेनापति वगैरह हैं सबको इकट्ठा करना शुरू कर देता है, किस तरह से क्या किया जाए। अब यहाँ पर कुछ लोगों का नाम याद रखेंगे। निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क वही जिसने दक्कन में हैदराबाद की नींव रखी थी। और ये जो है ना जो निजामुल मुल्क, इसके अलावा सादत खां जिसने अवध का शासक था सादत खां, ये कमरुद्दीन, बस ऐसे ही नाम याद रखेंगे। खान दौरान, ये जो है मीर बख्शी था, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य में सेनापति को कहा जाता था, मीर बख्शी प्रधान सेनापति होता था। तो ये कौन था, नहीं खान दौरान ये मीर बख्शी था। अब आते हैं निजामुल मुल्क और सादत खां। देखिए सादत खां जो कि अवध का शासक था, निजामुल मुल्क जो कि अपने हैदराबाद का शासक था। तो देखिए ये दोनों स्वतंत्र राज्य तो स्थापित कर लिए थे, लेकिन ऊपरी तौर पर ये जो है खुद को मुगलों के अधीन बताते थे, क्योंकि ये जो है मुगल साम्राज्य पर अधिकार करना चाहते थे, मुगल साम्राज्य में बड़े बड़े पद पाना चाहते थे। और जो मुगल शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, उसके पास इतनी ताकत नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेला कुछ कर पाता। तो इसी कारण से वो जो है इनके साथ एकदम मतलब शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं करता। ये लोग जब स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं ना अवध हैदराबाद, तो उनको मान्यता दे देता है, ठीक है तुम शासन करो, हम तुम्हारे ऊपर है, इस टाइप से। तो जब भी जरूरत पड़ता है तो उनको बुला लेता है। तो निजामुल मुल्क सादत खां ये दोनों जो है फायदा उठाते हैं मौके का कि अभी जो ये तकलीफ में हेल्प करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ बड़ा पद मिल जाएगा। ये पद की लालसा कर रहे थे, मतलब ये खुद बादशाह नहीं बनना चाहते थे, बादशाह ये किसी और को बना करके खुद उसके ऊपर शासन करना चाहते थे। तो ऐसा इनका कुछ मनसा था। तो ये दोनों भी जो है इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देते हैं। वही जो मराठे हो गए, राजपूत हो गए, सिख हो गए, वो पूरी तरह से तटस्थ थे। क्यों? क्योंकि वो तो मुगलों के कट्टर शत्रु थे। राजपूत वो तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। सिखों के साथ भी नहीं जम रहा था। जो सिख गुरु बंदा बहादुर, उसकी हत्या करवा दी थी फर्रुख सियर ने। इसके अलावा जो औरंगजेब था उसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी। इसके अलावा जो मराठे थे उनके साथ तो 36 का आंकड़ा था मुगलों का। इसके अलावा और बहुत सारे जो दूसरे शासक थे उनके साथ भी मुगलों का बन नहीं रहा था। तो यही सब थे जो निजामुल मुल्क हो गया, सादत खां हो गया, जो मोहम्मद शाह का साथ दे सकते थे। तो अब जो है मोहम्मद साहब ये तय करता है मोहम्मद शाह कि हम जो है सीधे दिल्ली में मतलब कि जो नादिर शाह है उसका दिल्ली में मुकाबला नहीं करेंगे, मतलब वो दिल्ली आएगा ज़्यादा लूटपाट होगा, इस टाइप से कुछ सोचता होगा। तो मोहम्मद शाह तय करता है कि हम लोग करनाल जाएंगे। करनाल जो कि दिल्ली से उत्तर में है, हरियाणा में एक स्थान है करनाल, तो वहाँ पर हम जो है अपनी सेना को रखेंगे और वहीं पर नादिर शाह का सामना करेंगे। ये तय होता है करनाल। तो जो मोहम्मद शाह है करनाल पहुँच जाता है, निजामुल मुल्क पहुँच जाता है, कमरुद्दीन पहुँच जाता है, खान दौरान पहुँच जाता है। लेकिन जो सादत खां है वो देर से पहुँचता है। ये लगभग ना 23 फरवरी 1739 को पहुंचता है, 23 फरवरी। और ये जो युद्ध हुआ था करनाल का युद्ध, ये 24 फरवरी को लड़ा गया था। तो अब जो है नादिर शाह वो भी पहुंच जाता है करनाल, दोनों सेनाएं आमने सामने। अब जो है
अच्छा, ये जो है ना मोहम्मद शाह की जो सेना होती है ना, वो कोई मतलब बिल्कुल पहले वाली सेना नहीं होती। जो सेना अकबर के पास थी, जहांगीर के पास थी, शाहजहां औरंगजेब के पास थी, वैसी सेना नहीं थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था, उसको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी, चिंता नहीं थी, और इस समय सारा जो व्यवस्था है वो चरमराने लगा था। तो कहीं ना कहीं जो सेना भी है वो पंगु हो चुकी थी। लेकिन जो सादत खां के पास जो सेना थी ना, वो अच्छी सेना थी। लेकिन सादत खां वही देर से पहुंचता है। होता ये है कि 23 फरवरी को सादत खां जो है करनाल पहुंचता है और मोहम्मद शाह के पास पहुंचता है, लेकिन पूरी सेना के साथ नहीं पहुंचता है। उसकी जो सेना है और रसद सामग्री वाला है जो भाग है वो पीछे होता है। अब जो नादिर शाह इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और सादत खां का जो बचा वाला सेना है जो कि रास्ते में होता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। और सादत खां फिर जब पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो भी जो है पीछे वापस लौट जाता है। तो कहीं ना कहीं सादत खां जो है अच्छे से लड़ नहीं पाता है। इसके बाद फिर दूसरे दिन मतलब 24 फरवरी 1739 को युद्ध शुरू होता है मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। और ये लोग जो है ना, निजामुल मुल्क हो गया, आपका सादत खां हो गया, खान दौरान हो गया, कमरुद्दीन हो गया, ये लोग लड़ते हैं, अच्छे से लड़ते हैं। क्योंकि ये लोग जानते हैं नादिर शाह से अगर हार गए तो वो बर्बरता दिखाएगा, और अगर जीत गए तो उनको अच्छे अच्छे पद मिलने का संभावना है। तो यहाँ क्या होता है, जो खान दौरान है जो कि मीर बख्शी है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है, मारा जाता है। और जो सादत खां है ये बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? नादिर शाह के द्वारा। और ये जो युद्ध है ना, करनाल का युद्ध, मात्र 3 घंटे चला था, ये बताया जाता है। देखिए, एक मजे की बात मैं बताता हूँ। जो अपना क्या कहते हैं, बाबर जिसने 1526 में पानीपत के मैदान में, पानीपत जो कि करनाल से कुछ ही दूरी पर है, वहां पर लगभग 6 घंटे में इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत का भाग्य बदल दिया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। अब उसी स्थान, उसी पानीपत से थोड़ी दूरी पर उसका एक वंशज 3 घंटे में ही बाबर की उस विरासत को पूरी तरह से धूल में मिला दिया। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि पानीपत का युद्ध और ये जो नादिर शाह का आक्रमण है, इसके बीच में 213 वर्ष का गैप था। तो 216 लिख रहा हूँ मैं, 213। तो 213 वर्ष बाद कोई आक्रमणकारी बाहर से आया था नहीं। तो मुगल साम्राज्य जब तक बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब थे, तब तक जो पश्चिमोत्तर भारत था वो बिल्कुल सुरक्षित था, उधर से कोई घुस ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो वो जो रास्ता है बिल्कुल खुल गया। तो करनाल का युद्ध जो है 24 फरवरी 1739 मात्र 3 घंटे में समाप्त हो गया। खान दौरान मारा गया, सादत खां बंदी बना लिया गया। अब यहाँ पर जो निजामुल मुल्क है, ये फिर जो है शांति दूत के रूप में भूमिका अदा करता है। शांति दूत मतलब जो मोहम्मद शाह हार गया है, यहाँ मैंने लिखा है खान दौरान मारा गया, यहाँ निजामुल मुल्क बंदी बनाया गया नहीं, यहाँ सादत खां बंदी बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती से मैंने लिखा है, तो सादत खां बंदी बनाया गया था, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो सादत खां बंदी बना लिया गया, खान दौरान मारा गया। तो जो निजामुल मुल्क है वो शांति दूत की भूमिका अदा करता है। मतलब कि जो मोहम्मद शाह रंगीला है उसके दूत के रूप में वो जो है नादिर शाह से मिलता है और नादिर शाह को मना लेता है किसी प्रकार से 50 लाख रुपए में मानने के लिए। मतलब कि जो निजामुल मुल्क है वो नादिर शाह के पास जाता है और उसको जो है, मतलब दोनों के बीच संधि होगी, फिर अब हार गए तो घुटने टेक दिए, तो अब जो है नादिर शाह को 50 लाख रुपए देना तय होता है। नादिर शाह मान जाता है, ठीक है मेरे 50 लाख रुपया दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो अब तय ये होता है कि जो 20 लाख रुपए वो तुरंत दे देंगे अभी हाल फिलहाल में, और बाकी बचा 30 लाख, उसमें से 10-10 लाख रुपए जो है 3 किस्तों में लौटते हुए लाहौर में मिलेगा, अटक में मिलेगा और काबुल में मिलेगा। तो इस तरह से 50 लाख रुपए दिए जाने का वादा किया जाता है, जिसमें से 20 लाख तुरंत देने का वादा होता है। तो और जो नादिर शाह है ना वो बिल्कुल मान जाता है और लगभग पैकिंग चालू कर देता है वापस लौटने का। अब इधर क्या होता है, जो निजामुल मुल्क जिसने शांति दूत की भूमिका अदा की थी, तो मोहम्मद शाह रंगीला इससे बड़ा खुश हो जाता है कि सस्ते में उसको निपटा दिया, बला टली इस टाइप से। और जो है निजामुल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। मीर बख्शी पहले कौन था? खान दौरान, जो कि मारा गया। तो अब जो है निजामुल मुल्क इसको मिल गया पद, चाहता भी ये था, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा पद मिले, मीर बख्शी या फिर ऐसा कुछ, तो मिल गया निजामुल मुल्क को। अब उधर जो सादत खां है, सादत खां जिसको बंदी बना लिया गया है, जो अवध का नवाब है, अब उसको जब पता चलता है कि मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बना दिया है, वो बौखला जाता है, मतलब कि उसको कैसे बना दिया। तो अब वो जो है सादत खां किसी प्रकार से नादिर शाह उससे मिलता है,
उससे मतलब उसको कैद किया गया था। तो वहीं से वो कुछ करके नादिर शाह के पास जाता है और उसको बोलता है कि आपके साथ जो है धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, 50 लाख जैसा छोटी रकम दे करके आपको विदा किया जा रहा है। आप जो है दिल्ली चलिए, वहाँ आपको अभी जो 20 लाख दे रहे हैं वहाँ 20 करोड़ मिलेगा, ऐसा वो बोलता है। दिल्ली में बहुत कुछ है, बहुत खजाना भरा हुआ है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो जो नादिर शाह है उसको भी थोड़ा सा मतलब लगता है कि एक बार जाके देखना चाहिए, इतनी दूर आए हैं तो जो दिल्ली है उसको देखा जाए क्या मिलता है। तो वो जो है शहादत खां के बहकावे में आ जाता है। मतलब कि शहादत खां जो उसको बोलता है, क्योंकि शहादत खां निजामुल मुल्क, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो शहादत खां और निजामुल मुल्क है ना, ये दोनों की आपस में बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। तो निजामुल मुल्क को वीर बख्शी मिल गया तो इससे वो तो और ज़्यादा एकदम बौखला गया। तो शहादत खां जो है नादिर शाह का भयंकर कान भरता है कि दिल्ली में बहुत कुछ मिलेगा आपको, तो बिल्कुल थोड़ा सा चीज़ दिया जा रहा है, 50 लाख रुपए, मतलब 50 लाख जैसी छोटी सी राशि आपको दी जा रही है, आपको तो दिल्ली में करोड़ों मिलेगा। तो नादिर शाह का जो मन है अब वो डोल जाता है, चलो आए हैं तो सोने की चिड़िया से कुछ पर निकाल लिया जाए। तो अब नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला को अपने खेमे में बुलाता है, अपने पड़ाव में बुलाता है। अब जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो भी मतलब बिल्कुल हाथ हिलाते हुए चल देता है, मतलब कि कुछ करेगा नहीं इस टाइप से। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मोहम्मद शाह जो है अपने साथ तो उतना ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर के नहीं जाता है, कुछ लोगों को ही लेकर के चल देता है नादिर शाह के खेमे में। और नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लेता है और बोलता है कि हमको तुम्हारा 50 लाख नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं दिल्ली। और फिर जो है वो दिल्ली की ओर कूच करता है। तो 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश हुआ। ऐसा बताया जाता है कि नादिर शाह ने पहले मोहम्मद शाह रंगीला को भेजा दिल्ली कि पहले तुम जाओ और हमारे स्वागत की तैयारी करो, हमारा भव्य स्वागत होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मोहम्मद शाह रंगीला था जब वो दिल्ली से निकला था तो वो दिल्ली का बादशाह था। अब दिल्ली पर प्रवेश कर रहा है तो एक गुलाम की भांति, बादशाह तो अब कोई और बन गया है नादिर शाह। तो नादिर शाह जो है 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश करता है, भव्य स्वागत होता है। नादिर शाह के जो सैनिक है पूरे दिल्ली के सड़कों में चारों तरफ फैल जाते हैं, क्योंकि ये भी तो डर था ना कहीं मतलब कोई नादिर शाह को नुकसान न पहुंचाए, कोई मार न दे, कहीं कोई विद्रोह न हो जाए, इसलिए जो है पूरे सैनिक जो है दिल्ली में फैल जाते हैं। और नादिर शाह जो है दिल्ली में जब दिल्ली में प्रवेश करता है तो अपने नाम का खुतवा पढ़वाता है, अपने नाम से सिक्के जारी करवाता है। और जो पूरा का पूरा जो लाल किला होता है, जो पूरा दिल्ली में जो मुगलों का जो राजमहल होता है, वो सब पर नादिर शाह का अधिकार हो जाता है। यहाँ तक कि जो खजाने की चाबी है वो भी सौंप दी जाती है, मेरे ख्याल से आगे सौंपी जाती है, अभी नहीं। तो सब कुछ जो है नादिर शाह के अधिकार में हो जाता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मुगल राज्य समाप्त हो गया और फारसी राज्य की स्थापना हो गई, शुरुआत हो गई। तो अब जो है दिल्ली पर नादिर शाह आ गया है दिल्ली में, और उसके नाम से खुतवा पढ़ लिया गया, सिक्के भी जारी हो गए। तो अब क्या होता है 22 मार्च को, मतलब कि 2 दिन बाद, 20 मार्च को तो इसने दिल्ली में प्रवेश किया था, तो 22 मार्च सन 1739 को क्या होता है कि नादिर शाह मारा गया, इस टाइप का कुछ अफवाह फैला दिया जाता है। मतलब कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई, इस टाइप से अफवाह फैला दिया जाता है। तो जो दिल्ली की जनता है थोड़ी सी मतलब खुश हो जाती होगी कि चलो मारा गया, तो वो क्या करती है, नादिर शाह के कुछ सैनिकों को मार देती है दिल्ली की जनता। इसके अलावा दूसरी बात ये बोली जाती है कि जो नादिर शाह के सैनिक थे वो बाजार में खरीदारी करने के लिए निकले हुए थे, मतलब ऐसी जो दैनिक उपभोग की चीज़ों की खरीदने के लिए। तो वहाँ जो है दिल्ली के बाजारों में नादिर शाह के सैनिकों को लगता है कि जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका मूल्य कुछ ज़्यादा है। तो नादिर शाह के सैनिक बोलते हैं कि तुमको दाम कम करना होगा, हम इतने रुपए में नहीं खरीद सकते, हमको सस्ते में दो। तो जो व्यापारी हैं वो लोग बिल्कुल मना कर देते हैं, भड़क जाते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा जो है जो व्यापारी हैं भड़क जाते हैं बहुत ज़्यादा और कुछ सैनिकों की हत्या कर देते हैं। तो ये 2 घटनाएं बोली जाती है, एक तो नादिर शाह के मौत की अफवाह और दूसरा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा बाजार में अधिक मूल्य को लेकर के थोड़ा सा झगड़ा। तो जो भी हो, नादिर शाह के सैनिकों की हत्या होती है। और जब इस बारे में नादिर शाह को पता चलता है कि उसके सैनिकों को दिल्ली के कुछ लोगों ने मार दिया है, तो वो बौखला जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, मेरे आदमियों को किसने मारा। तो कहते हैं नादिर शाह जो है अपना तलवार मयान से बाहर निकाल के लहरा देता है। और इसका मतलब होता है, मतलब कि जब भी कोई राजा तलवार को मयान से निकाल करके बाहर निकाल के बिल्कुल हवा में लहराए, हवा में
उसको जो है इधर उधर करे, तो उसका मतलब ये होता है कि उसके जो सैनिक हैं अब उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब राजा का नियंत्रण है लेकिन उनको खुली छूट है कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी करें, किसी को भी मारे, किसी को भी काटे, किसी को भी लूटे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वो जो है ऐसा करता है, मतलब कि तलवार को जो है म्यान से निकालता है और बिल्कुल हवा में लहरा देता है। तो सैनिक इसको देख के मतलब खुश हो जाते हैं कि हमारे बादशाह ने हमको जो है खुला छोड़ दिया है, दिल्ली को लूटो भयंकर तरीके से, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो इसके बाद जो है दिल्ली में नादिर शाह के सैनिक बर्बरतापूर्वक लूटपाट करते हैं, जो भी लोग उनको रास्ते में दिखते हैं उसको लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं। कहते हैं कि पूरी दिल्ली लाशों से पट गई थी, हजारों लोग मारे गए थे। जो डाटा बताया जाता है 30,000 40,000 का डाटा बताया जाता है, लेकिन उस समय के जो दूसरे इतिहासकार थे, जो स्वतंत्र लिखने वाले थे, वो लोग लाखों की संख्या में बताते हैं मरने वालों की। मतलब कि लाखों लोगों को मारा गया, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, जो भी दिखता उनको मार दिया जाता, काट दिया जाता। उनके पास जो भी धन संपत्ति होती उसको लूट लिया जाता, घरों को लूटा जाता, बाजारों को लूटा जाता, व्यापारियों को लूटा जाता। तो बर्बर तरीके से नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली में लूटपाट की और ये सिलसिला जो है कई दिनों तक चलता रहा। आगे क्या हुआ कि जो दिल्ली की जनता है वो फिर मोहम्मद शाह रंगीला के पास जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तब फिर मोहम्मद शाह रंगीला जो है नादिर शाह के बिल्कुल उससे मतलब बोलता है कि ये चीज़ रोक दो, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे। तो नादिर शाह जो है यहाँ पर अपना डिमांड बढ़ाने लगता है। कहते हैं कि वो 20 करोड़ की मांग करता है, कोई बोलता है 50 करोड़ की मांग करता है, कोई बोलता है कि 100 करोड़ की मांग करता है। मतलब अलग अलग बताते हैं, लेकिन अधिकतर जो है बोला जाता है कि उसने 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। और इतनी राशि जो है दे पाने में मुगल साम्राज्य मतलब कि जो मुगल बादशाह था 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपए देना उसके बस में नहीं था। तो कहते हैं कि जो मुगल साम्राज्य का जो खजाने की चाबी थी, जो राजकोष था, वो भी नादिर शाह के सुपुर्द कर दिया गया। यहाँ तक कि जो भी मतलब धन जुटाने के लिए दिल्ली को फिर से एक बार लूटा गया, ये भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो शहादत खां है अवध का नवाब, जिसके कहने पर अपना जो नादिर शाह है वो दिल्ली आया हुआ था और जिसने बोला था कि यहाँ पर बहुत सारा धन संपत्ति मिलेगा। तो जो नादिर शाह है वो जो है शहादत खां को धमकी देता है कि अगर जो है मुझे 20 करोड़ रुपए नहीं मिला, तो यहाँ मैंने लिखा भी है कि जो नादिर शाह है वो 20 करोड़ रुपए की मांग करता है और मांग पूरी न होने पर शहादत खां को यातना की धमकी देता है। मतलब उसको बोलता है कि तू ही मेरे को दिल्ली लेकर के आया है, अगर मेरे को यहाँ पर 20 करोड़ रुपया नहीं मिला तो मैं तेरे को परेशान करूँगा, तेरे को तड़पाऊँगा, मारूंगा। तो जो शहादत खां इससे डर जाता है और आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जो शहादत खां का बेटा है वो मतलब डर जाता है, मतलब कि कहीं ये मुझको भी कुछ ना करे। तो शहादत खां का बेटा जिसका नाम था सफदर जंग, तो ये जो है 2 करोड़ रुपए अपना जो नादिर शाह है उसको भेंट करता है अपनी तरफ से। इसके अलावा फिर जो दिल्ली का जो खजाना है उसको भी पूरा खाली किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जो नादिर शाह था उसने जो है मतलब जब वो भारत से गया तो जो नादिर शाह है इसने लगभग 30 करोड़ रुपए नकद भारत से लेकर के गया, 30 करोड़ रुपए नकद। उसके बाद फिर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब के अलावा असंख्य हाथी, घोड़े, ऊंट, हिजड़े, लेखपाल, उत्तम लोहार, राजमिस्त्री, संगतराश, बढ़ई, ये सब भी वो अपने साथ लेकर के गया। देखिए लेखपाल मतलब क्या, जो राइटर लिखने वाले, लोहार मतलब लोहा का काम करने वाले, राजमिस्त्री मतलब जो मकान वगैरह बनाने वाले, संगतराश जो पत्थरों पर बारीक काम करने वाले, बढ़ई, ये सब को भी अपने साथ ले गया और बहुत सारे स्त्री पुरुषों बच्चों को गुलाम बना करके अपने साथ ले गया। इसके अलावा शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताया जाता था उस समय। इसके अलावा कोहिनूर का हीरा वो भी वो अपने साथ लेकर के जाता है। तो तख्त ताऊस, कोहिनूर का हीरा और ये सब चीज़ें नादिर शाह अपने साथ लेकर के जाता है। नादिर शाह लगभग 57 दिन तक दिल्ली में था, ध्यान रखना 57 दिन तक दिल्ली में था और इस बीच उसने भयंकर मारकाट करवाया, यहाँ पर दिल्ली में लूटपाट किया, भयंकर तरीके से लूटा गया। तो इस तरह से बर्बरतापूर्वक दिल्ली में मतलब नादिर शाह का आक्रमण का ये सब कुछ हुआ, तो ध्यान रखना। अच्छा, जो तख्त ताऊस है, कोहिनूर हीरा है, ये सब तो दिया गया। इसके अलावा जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था उसने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह गिरजा से करवाया। मतलब कि धन संपत्ति तो दिया, साथ ही साथ उसको अपनी बेटी भी दिया, ध्यान रखेगा।
जो नादिर शाह था उसके बेटे के साथ विवाह करवा दिया। इसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा, कश्मीर और सिंधु का पश्चिमी भाग नादिर शाह को दे दिया। मतलब पूरा का पूरा कश्मीर और सिंधु के पश्चिम वाला भाग, मतलब कि पूरा का पूरा जो काबुल हो गया, गजनी हो गया, जिस पर मुगलों का अधिकार था, वो सब भी अब किसके अधिकार में होगा? फारस के अधिकार में होगा, दे दिया। इसके अलावा थट्टा, थट्टा जो सिंध में है ना, जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्र से लगा हुआ, तो थट्टा का प्रांत एवं उसके अधीनस्थ बंदरगाह भी फारसियों को दे दिए गए, नादिर शाह को। तो धन दौलत तो दिया ही दिया, साथ ही साथ क्षेत्र भी दिया गया। और ये सब किसके कारण हुआ? मतलब इतना कुछ ना नहीं होता। देखिए, जो नादिर शाह था वो 50 लाख रुपए लेकर के जाने को तैयार हो गया था। निजामुल मुल्क ने बढ़िया उसको मतलब तैयार कर लिया था, 50 लाख रुपए में मना लिया था। 20 लाख अभी देंगे, 10 लाख बाकी का बचा 30 लाख जो है वो जो है 3 किस्तों में दे दिया जाएगा। यहाँ से वो वापस लौटने को तैयार हो गया था, बिल्कुल पैकिंग कर लिया था। लेकिन जो सादत खां है उसकी जलन के चलते, निजामुल मुल्क से बहुत जलता था, सादत खां खुद मीर बख्शी बनना चाहता था, तो उसके कारण जो है नादिर शाह दिल्ली में प्रवेश करता है और ये सारा मारकाट होता है। नहीं तो तख्त ताऊस कोहिनूर का हीरा आज भी हमारे भारत में ही होता। और जो अतुल धन संपदा, देखिए जो 30 करोड़ बोल रहा है ना, तो उस समय बहुत बड़ी राशि होती थी 30 करोड़। इसके अलावा जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पता नहीं ये कितनी मात्रा में वो अपने साथ लेकर के गया होगा। तो ये सारा कुछ आज हमारे भारत में होता अगर शहादत खां निजामुल मुल्क से जलन के कारण नादिर शाह को दिल्ली आमंत्रित नहीं करता। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये सारा कुछ याद रखिएगा। अच्छा, अंत में एक और चीज़ याद रखिएगा, पंजाब का जो गवर्नर था ना, देखिए सिंधु नदी के पार का सारा क्षेत्र तो दे दिया, लेकिन जो पंजाब है जो कि सिंधु नदी के इस पार है, मतलब हमारे भारत में है, तो जो पंजाब का गवर्नर था उससे 20 लाख रुपए वार्षिक कर देने को बोला गया। और इस चीज़ को भी स्वीकार कर लिया गया कि पंजाब का जो गवर्नर होगा वो 20 लाख रुपए वार्षिक कर नादिर शाह को देगा। और साथ ही साथ ये भी वायदा किया गया कि जो नादिर शाह का जो साम्राज्य है उसमें मुगल किसी भी तरह से परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह जब वापस फारस गया तो वो 3 साल तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया उसकी जनता से। मतलब वो इतना माल यहाँ से लेकर के गया था, इतना धन संपत्ति लेकर के गया था कि उसको 3 साल तक कोई भी टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये था नादिर शाह का आक्रमण। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, लास्ट में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं भूल रहा था, माफ़ी चाहूँगा। जब नादिर शाह भारत से गया ना, तो जाने से पहले उसने मोहम्मद शाह रंगीला, उसको जो है दिल्ली में वापस दिल्ली का शासक बना दिया। मतलब कि उसको दिल्ली की सत्ता, उसको मतलब भारत की सत्ता उसको वापस लौटा दी। उसको जो है बादशाह घोषित किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हिदायत दी कि अच्छे से शासन करना, बढ़िया शासन करना, कोई भी तकलीफ हो मेरे को बोलना, मैं मदद करूंगा। इसके अलावा उसने दिल्ली की जनता को आह्वान किया कि अपने बादशाह की बातें मानना, इसका जो भी हुक्म होगा, जो भी आदेश होगा उसकी तामील करना, परेशान मत करना, इस टाइप की चीज़ बोला जाते जाते। मतलब एक तरह से जो है मतलब क्या कहेंगे, दयालुता का भाव दिखाने की उसने कोशिश की थी। तो यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।